अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफ़ियत से होंगे और अब तक हम जितनी वीडियोस बना चुके होंगे वो आप देख चुके होंगे और जो कॉन्सेप्ट्स हमने आपको प्रोवाइड किए हैं वो आप समझ भी चुके होंगे और आप उसकी प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। आज की जो वीडियो है और आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली आईकॉम 2 सेकंड ईयर के बारे में है और आईकॉम 2 सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 5 है सुहेल अफज़ल की बुक का और उसका नाम है डेप्रिसिएशन। तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन होती क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं और इसको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। तो ये तीन चीज़ें आज हमने स्टडी करनी है। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन को डिफ़ाइन करते हैं। तो डेप्रिसिएशन को डिफ़ाइन मैं 3 पॉइंट्स में करूँगा। पहला पॉइंट है डेप्रिसिएशन इज़ चार्ज्ड ऑन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। सबसे पहली पॉइंट जो आपने अपने माइंड में रखना है कि डेप्रिसिएशन का ताल्लुक नंबर 1 फिक्स्ड एसेट्स के साथ है, करंट एसेट्स के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। सेकेंडली, फिक्स्ड एसेट्स में भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, नॉट द इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। याद रखिएगा कि जो इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं, गुडविल या पेटेंट या राइट्स, उनके ऊपर एमोर्टाइजेशन की जाती है। जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। तो डेप्रिसिएशन को समझने के लिए जो पहला पॉइंट है वो ये है कि डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। पॉइंट नंबर 2, डेप्रिसिएशन इज ग्रेजुअल but permanent decrease in value of assets। नंबर 1, डेप्रिसिएशन का ताल्लुक टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के साथ है। नंबर 2, डेप्रिसिएशन बेसिकली ग्रेजुअल बट परमानेंट, स्लोली इसकी वैल्यू कम होती है फिक्स्ड एसेट की, लेकिन परमानेंटली होती रहती है। ये नहीं कि एक दफ़ा वैल्यू कम हुई तो अगली बार फिर नहीं होगी, नहीं। जैसे जैसे हम उस एसेट को यूज़ करेंगे, जैसे जैसे वो एसेट्स पुराना होगा तो हमारी क्या होगी, उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है। नंबर 1, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के ऊपर चार्ज की जाती है। नंबर 2, डेप्रिसिएशन इज ग्रेजुअल बट परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। आहिस्ता आहिस्ता एसेट्स की वैल्यू कम होती है लेकिन ये परमानेंटली इसी तरह होती रहती है। नंबर 3, वैल्यू भी डिक्रीज हो सकती है लेकिन साथ डेप्रिसिएशन इज ग्रेजुअल but permanent decrease in efficiency of fixed assets। ठीक है, उसकी वैल्यू भी कम हो रही है। अब ऐसे देखें, कॉमन सी बात है कि वैल्यू क्यों कम होती है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कम हो गई है। अब देखिए ना, एक ब्रांड न्यू चीज़ है, एक न्यू मशीनरी है, उसकी वर्किंग में और एक सेकेंड हैंड मशीनरी आपके पास है, उसकी वर्किंग में क्या होगा, आपको काफ़ी डिफरेंस होगा। उसकी वजह यह है कि जो सेकेंड हैंड मशीनरी है वो काफ़ी यूज़ हो चुकी है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कम हो चुकी है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो चुकी है। तो ये हमारे पास बेसिकली डेप्रिसिएशन थी। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर चार्ज की जाती है। डेप्रिसिएशन ग्रेजुअली वैल्यू कम होती है बट परमानेंटली
डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स है और डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एसेट्स कह सकते हैं। तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन की समरी थी, कॉन्सेप्ट था। दूसरी चीज़ जो हमने आज डिस्कस करनी है वो है कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। जी, वो क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से एसेट्स की वैल्यू कम होती है। नंबर 1, वियर एंड टीयर। देखिए, जब एसिड इस्तेमाल होता है तो उसके ऊपर स्क्रैचेस आ सकते हैं, टूट फूट का शिकार हो सकती हैं, जिसे हम कहते हैं घिस जाना। एसिड्स हमारा क्या हो जाता है, घिस हो जाता है। क्यों? वियर एंड टीयर ड्यू टू कांस्टेंट यूज। हम जब उसका लगातार इस्तेमाल करेंगे तो लाजमी बात है इस्तेमाल करने से चीज़ क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, उसकी कंडीशन घिस जाती है, टूट फूट का शिकार हो जाती है। तो जब ये तमाम चीज़ें होंगी तो फिर हमारे एसेट्स की वो वैल्यू नहीं रहती। तो पहली जो कॉज है, पहली जो वजह है वो हमारे पास क्या है, वियर एंड टीयर। नंबर 2, ऑब्सोलेसेंस। ये क्या होता है कि आफ्टर न्यू अराइवल ऑफ टेक्नोलॉजी। जब हमारे पास कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी वजह से ओल्ड टेक्नोलॉजी की जो कदर कीमत है या जो इस्तेमाल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कंप्यूटर आया था तो फैक्स मशीनों की जो अहमियत थी, जो यूटिलिटी थी, वो क्या हो गई, कम हो गई। फिर लैपटॉप आ गया तो लैपटॉप के आने की वजह से जो कंप्यूटर है उसकी जो यूज़फुलनेस है, यूटिलिटी है, अफादा है, या उसकी जो वक़्त है या जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ऑब्सोलीटनेस भी एक और फैक्टर है कि जब आपके पास मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नया मॉडल आ जाता है, तो फिर पुराने जो मॉडल है उसकी वो वैल्यू नहीं रहती। इसी तरह आप देखें ना, मोबाइल फ़ोन्स में जैसे जैसे नए मॉडल आ रहे हैं, नई कंपनीज आ रही हैं, तो पुराने मॉडल की वैल्यू क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। किसी ज़माने में 3310 बहुत ही लोग यूज़ करते थे स्टार्ट में, लेकिन अब दुनिया वहाँ पहुँच गई है स्मार्टफोन्स के ऊपर, तो अब हम बटनों वाले मोबाइल को बिल्कुल पूछते ही नहीं है। तो ये भी एक वजह है किस चीज़ की, डेप्रिसिएशन की। तो नंबर 1, वियर एंड टियर, टूट फूट का शिकार हो जाना, चीज़ घिस जाना। नंबर 2, पुरानी हो जाना, नई टेक्नोलॉजी की आने की वजह से उसकी वैल्यू वो नहीं रहती। नंबर 3 है जी, एफ्लक्स ऑफ टाइम। एफ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब है वक्त गुजरने के साथ साथ। जैसे कि हमने कोई बिल्डिंग ली है लीज के ऊपर 10 ईयर्स के लिए और टोटल वैल्यू कितनी है, 1 लाख। अब ये 1 लाख जो है हमने कंप्लीटली एग्जॉस्ट करना है 10 ईयर में। लेट्स सपोज जब पहला साल गुजरेगा तो इसका मतलब है कि वो बिल्डिंग हमने 1 साल इस्तेमाल कर ली है। अब वो जो हमने बिल्डिंग के ऊपर लाख रुपया लगाया था ना 10 सालों के लिए, अगर हम उसको इक्वली प्रोपोर्शनेट करेंगे तो 1 ईयर का बनता है 10,000। इसका मतलब अब जो हमारे लीज की वैल्यू है वो कितनी है, 90,000 है। तो देखिए टाइम गुजरने के साथ साथ क्या हुआ, उसकी वैल्यू, उसकी कदर क्या हो गई, कम हो गई। तो इसको हम कहते हैं एफ्लक्स ऑफ टाइम। नंबर 4, फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस। फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डेप्रिसिएशन का। किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी चीज़ की, फिक्स्ड एसेट की अचानक से कीमत कम हो जाना, ठीक है, फ्लक्चुएट हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं, ये भी हमारी डेप्रिसिएशन में आ जाती है। और कीमत कैसे कम होगी, कहीं दंड पड़ गया है, एक्सीडेंट हो गया है,
या कोई ऐसी उसके साथ वो ख़राब हो गई है, मतलब काबिल इस्तेमाल नहीं रही, या उसका कोई पोर्शन एक टूट गया है, एक्सीडेंट हो गया है, तो जिसकी वजह से उसकी कीमत क्या हो गई है, फ्लक्चुएट हो गई है और कम हो गई है। और पांचवा जो फैक्टर है वो है हमारे पास जी एग्जॉस्ट हो जाना, एग्जॉस्शन। ये बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ माइंस है। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोयले की कान है, हम उसमें से कोयला निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा एक टाइम आएगा कि वहाँ से कोयला निकलना क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम उसको एग्जॉस्ट कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयला निकालते जा रहे हैं, तो जितना कोयला निकल रहा है रिमेनिंग जो उसकी कैपेसिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी वहाँ से कोयला निकलने की, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है। और हमने पहले आपको बताया था कि वैल्यू ऑफ एसेट्स में भी डिक्रीज हो तो डेप्रिसिएशन होता है, और सेकेंडली एफिशिएंसी अगर उसकी क्या हो, कम हो, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो जब एग्जॉस्शन होगी तो वो बेसिकली उसकी एफिशिएंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये हमारे पास दूसरी चीज़ थी, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब हम डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। जी, डेप्रिसिएशन चूंकि हमारे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी है, तो ये अकाउंटिंग में इसको हम कहते हैं कि ये बिजनेस का एक्सपेंस है। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली एक तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस में क्या करेंगे, शो कर देंगे। ठीक है। जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको शो करेंगे। सेकेंडली, बैलेंस शीट में रिड्यूस द फिक्स्ड एसेट। हम खुद पढ़ चुके हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है, बेसिकली एसेट्स की, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में डिक्रीज होना। तो इसका साफ वाज़े नज़र आ रहा है कि जो बैलेंस शीट में एसेट्स वाले पोर्शन में हम उसको क्या कर देंगे, फिक्स्ड एसेट में से भी रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है। तो एक तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सेकेंडली, बैलेंस शीट में ये रिड्यूस करता है किसको, फिक्स्ड एसेट को। तो ये इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंड सेकेंडली रिड्यूसेस द फिक्स्ड एसेट्स इन द बैलेंस शीट। नेक्स्ट है मेथड फॉर कैलकुलेशन। वैसे तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड हैं। प्रोडक्शन आवर मेथड भी है, प्रोडक्शन यूनिट मेथड भी है, आउटपुट मेथड भी है, बहुत सारे इसके मेथड हैं। लेकिन हम चूंकि फ़िलहाल एड्रेस कर रहे हैं इंटर और बैचलर को, तो इंटर और बैचलर में दो जो मेथड हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। पहला जो मेथड है उसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं। इस मेथड में बेसिकली जो डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है वो कॉस्ट के ऊपर चार्ज की जाती है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन दी कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। तो हम लिख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट
इन परसेंटेज। जो हमारे पास एसेट्स की कॉस्ट होगी उसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे जो हमारे पास रेट गिवन होगा। जी, अगर हमारे पास क्वेश्चन में रेट नहीं गिवन, कॉस्ट गिवन है, रेजिडुअल वैल्यू गिवन है और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ गिवन है, तो फिर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन ये ज़हन में आता है कि सर ये रेजिडुअल वैल्यू क्या चीज़ है? रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, स्लेवेज वैल्यू, तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं। रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू से मुराद वो कीमत है कि जब हमारा एसेट्स फुली डेप्रिसिएट हो जाएगा, उसका हमने इस्तेमाल कर करके कबाड़ा निकाल दिया है, और अब अगर हम उसको कबाड़ी के पास बेचने जाएंगे तो कबाड़ी जो हमें पैसे देगा उसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली ये रेजिडुअल वैल्यू है। ठीक है, वो अमाउंट जो हमें फुली डेप्रिसिएटेड एसेट्स के बाद भी उसकी मिल जाए उसे हम कहते हैं ये हमारी रेजिडुअल वैल्यू है या स्क्रैप वैल्यू है। ठीक है, मतलब बिल्कुल अब एसेट किसी काम का नहीं रहा ना, लेकिन फिर भी कम से कम कीमत जो हमें उस एसेट्स की मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे? ये हमारा रेजिडुअल वैल्यू है। तो अगर हमारे पास परसेंटेज नहीं गिवन, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ गिवन है, तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, जो कीमत है एसेट्स की उसमें से लेस कर देंगे रेजिडुअल वैल्यू और डिवाइड करवा देंगे यूजफुल लाइफ के ऊपर। वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगी कि एस्टिमेटेड हमारा एसेट्स कितने टाइम तक चलेगा। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड था कि डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज ऑन द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। दूसरा मेथड जो इंटर और बैचलर में अप्लाई होता है वो है हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, इस मेथड के तहत जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है वो कैलकुलेट कैसे की जाती है कि कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम रेट के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि आज तक जितनी डेप्रिसिएशंस हो चुकी हैं हमने उसको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो फिर जो आंसर आएगा उसको हम कहते हैं उसको हम नाम क्या देंगे? बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू। जी, रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू से मुराद वो वैल्यू है जो कि कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आज तक जितनी डेप्रिसिएशन हो चुकी है वो माइनस कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, तो रिटर्न इस मेथड में कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाती, जो हमारे पास बुक वैल्यू आती है उसको हम उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं। ईयर है हमारे पास कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड रिटर्न डाउन वैल्यू। अब लेट सपोज हमारे पास कॉस्ट है 1 लाख
और डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, तो फर्स्ट ईयर की जो डेप्रिसिएशन आ जाएगी वो कितनी होगी? 10,000। 1 लाख का 10% लेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000। अब रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकलेगी? कॉस्ट में से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, पीछे बच जाएगा 90,000। अब सेकेंड ईयर में हम 1 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे। ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू आई है 90,000, वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, बुक वैल्यू। ठीक है, 90,000 का 10% लेंगे 9,000, 90,000 में से 9,000 माइनस कर देंगे 81,000। अब तीसरे साल ये जो बैलेंस निकला है हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी है 8100, और आंसर आ जाएगा हमारे पास 81,000 में से 8,000 माइनस कर देंगे तो ये तकरीबन हमारे पास 81,000 माइनस 873, 72,900 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो डेप्रिसिएशन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स या डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द एसेट्स। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही परसेंटेज ली जाएगी डेप्रिसिएशन की। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन हमेशा बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू पर लेंगे। बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्टरी टॉपिक था डेप्रिसिएशन का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, तो आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो अगली वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।